हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तब ठीक बा ना सब चीज। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 9 में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक जो पढ़े हैं उसमें आज आगे पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे और देखते हैं एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स का होगा। पिछले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का हम बताए थे कैसे उसको लेना है। तो आइए एटॉमिक रेडियस लेक्चर नंबर 9 में देखिए। पहले जरा समझते हैं बच्चों, समझिएगा। हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा बहुत कटता है, वो अलग बात है, लेकिन आप समझिएगा, आप समझिएगा। देखिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एटम के अंदर फिक्स नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है। क्या समझे? यानी इलेक्ट्रॉन तो एटम में आप जानते हैं रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। यदि पोजीशन फिक्स नहीं है तो वह एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करेगा। पोजीशन फिक्स अगर रहता तो एक पार्टिकुलर बाउंड्री होता और उसमें वो क्या करता, रिवॉल्व करता, लेकिन उसका पोजीशन तो फिक्स नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन एक रेगुलर पाथ यानी सर्टेन पाथ में वो कभी भी रिवॉल्व नहीं करता है। किसी भी एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो इनफाइनाइट पर जीरो माना जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह है, न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस से जो भी डिस्टेंस लिया जाए ना, वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगा, यानी संभावना होगा। कोई भी डिफरेंट अगर हम लोग डिस्टेंस को सिलेक्ट करें न्यूक्लियस से, तो वहां हर एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होता है। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट पर जीरो है। इनफाइनाइट मतलब आप समझते हैं, इनफाइनाइट कोई देखा नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अगर एटम के अंदर फिक्स नहीं है तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे फिक्स होगा, आप बताइए। सेंटर से, जैसे आप स्फेयर लेते हैं, सर्किल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जरा देखिएगा। स्फेयर लेते हैं, ये मान लिया जाए स्फेयर है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है। तो ये एक सर्टेन रेडियस है, चाहे सर्कुलर पाथ है तो बोलते हैं कि इसका रेडियस है, ये रेडियस है। लेकिन बच्चों जब अगर इसको हम एटम कंसीडर करते हैं, कोई एटम लेते हैं, मेरा ये न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब एटम कंसीडर करते हैं तो बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ है, इधर आएगा तो हो सकता है बाहर भी चला जाए, चाहे अंदर भी चला जाए। यानी इसका बाउंड्री, एटम के लिए कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। अगर एटम का बाउंड्री फिक्स नहीं है यानी पेरीफेरी फिक्स नहीं है तो ये रेडियस भी फिक्स नहीं होगा। यही रीजन है बच्चों, यही रीजन है कि सिंगल एटम का हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना वेरी डिफिकल्टी वर्क है। क्यों? इसका रीजन है कि एक तो इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, दूसरा रीजन आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द एटम्स फॉर्म इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। जो भी एटम मिलता है फ्री स्टेट में बहुत कम एटम का एग्जिस्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ द एटम फॉर्म इन क्या, कंबाइंड स्टेट इन नेचर, यानी वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में मिलता है, क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है। समझ रहे हैं ना?
तो यही कारण है क्या कि दो रीजन आ रहा है कि एक तो इस इलेक्ट्रॉन का बाउंड्री यानी सर्कुलर पाथ फिक्स नहीं है, किसी एटम के लिए एक पार्टिकुलर बाउंड्री डिफाइन नहीं है। दूसरा रीजन कि एटम आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, यानी फ्री स्टेट में रेयर केस में एलिमेंट मिलता है कोई एटम। यही कारण है कि हम किसी एटम का एटॉमिक रेडियस सिंगल एटम का नहीं निकाल सकते। तब बोलिएगा तब कैसे निकालेंगे कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। तो एटॉमिक रेडियस हमेशा कंबाइंड स्टेट में डिफाइन किया जाएगा। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए किसके लिए डिफाइन करेंगे बच्चों? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो जरा देखिए हम होमो क्यों बोल रहे हैं, अब जरा समझिएगा, समझने वाली बात है भाई। देखो बच्चों, ए हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जरा देखो इसका हम एस ऑर्बिटल ऐसे होता है, हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब एक कंबाइंड होगा बच्चों, जब एक कंबाइंड होगा तो ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? शेयरिंग होता है, नॉन मेटल है, ओवरलैपिंग होगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये कंप्लीटली मिड में होगा। ये अगर ये डिस्टेंस है दोनों सेंटर के बीच, C1 C2 के बीच जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीटली मिड में होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जितना डिस्टेंस C1 से होगा उतना ही डिस्टेंस C2 से होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एच है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो क्या है? सेम है। दोनों का टेंडेंसी क्या है? सेम है। तो इसका पोजीशन फिक्स हो गया। ये बॉन्डिंग में बताया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका पोजीशन फिक्स है। तो अब क्या करेंगे बच्चों कि यहां से और इसका जो हाफ डिस्टेंस यहां से ये जो होगा हाफ डिस्टेंस, यही रेटम का रेडियस डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग होमो एटॉमिक लेते हैं, होमो डायटोमिक। क्या लेते हैं? होमो डायटोमिक। अब बोलिएगा कि तो हेट्रो क्यों नहीं लेते हैं? जरा देखिएगा, ये HCl है बच्चों। इसी चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल में ही, जो नहीं पढ़े होंगे टारगेट वाले तो जानते होंगे, एक टर्म पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is tendency to attract a shared pair of electron towards itself in a bonded atom. देखिए बच्चों, इतना मत समझिए, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना है? 2। एक किसका है? हाइड्रोजन का। एक किसका है? क्लोरीन का। ये दोनों क्या है? सेम है? नहीं, डिफरेंट है। आप भी जानते हैं भाई, दो व्यक्ति को रस्सी पकड़ा दिया जाए दोनों तरफ से, और दोनों डिफरेंट व्यक्ति है, दोनों का फोर्स अलग है, तो आप जाने रहे, कोई एक खींचेगा अपनी तरफ, झुकाएगा, दूसरा खींचा चला आएगा, हम तो दौड़ चले आए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्यों? ये आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। यानी किसके तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर झुकेगा? क्लोरीन के। लेकिन अब ये पोजीशन फिक्स भी नहीं है कि ये कहां कितना पास होगा, यहां होगा कि और इसके पास होगा, ये पोजीशन फिक्स नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में रेडियस कैलकुलेट नहीं करते हैं। बात क्लियर हुआ? यहाँ क्या था? दोनों का खींचने का कैपेसिटी इक्वल था, तो वो पोजीशन फिक्स है कि मिडी में होगा, मिड में, और वहां का मिड में होगा। एक क्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन कितना नजदीक होगा बोलिए? तो नहीं पता है। तो इसीलिए जनरली मैक्सिमम तौर पर
हम लोग होमो एटॉमिक में कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? होमो एटॉमिक डाई मॉलिक्यूल में ये निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है कुछ चीजें बच्चे एक बार पढ़ देते। इट इज द पहले एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल। मान लिया जाए कोई एटम है, यहाँ पर अगर कोई एटम है बच्चों, देख लीजिए जरा, यहाँ कोई एटम है, अगर एटम है यह स्फेरिकल है, ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये रेडियस होगा, जनरली क्या होगा? रेडियस। लेकिन ये बस हाइपोथेटिकली कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है, इसीलिए उस रेडियस को डिफाइन करना मुश्किल है। यही कारण है कि इट इज, यहाँ लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए सिंगल एटम बिकॉज, इसका रीजन क्या है वही समझाए, द फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम इज रेयर, मतलब कभी कभी फ्री एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, और सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो एट इंफिनिटी, हम बताए कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ जीरो होता है, कहाँ? इंफिनिटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि न्यूक्लियस से कोई भी डिस्टेंस लेंगे वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। न्यूक्लियस से हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे, एटम है बच्चों, एटम है, यहां से कोई भी डिस्टेंस ले, कोई भी डिस्टेंस ले इस सेंटर से, तो वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स नहीं है सेंटर से। तो क्लियर हो गया। Hence, atomic radius is calculated in combined form. किस फॉर्म में होगा? combined form in homo diatomic molecule. अब होमो क्यों लेते हैं समझा दिए। ये तो क्लियर हुआ ना जी। होमो क्यों लेते हैं, क्या इसमें भी गड़बड़ी है? क्लियर हुआ कि ना हुआ? बोलिएगा हो गया सर। अब आइए एटॉमिक रेडियस का टाइप देखते हैं। तो पहला बच्चों रेडियस कौन है? कोवैलेंट रेडियस। क्या है? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट बॉन्ड आगे पढ़ेंगे, बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जनरली बच्चों नॉन मेटल के बीच। किसके बीच बनता है कोवैलेंट बॉन्ड? नॉन मेटल। और वो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से। और इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है ना, तो दो एटम का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे दो गाड़ी आया पूरा सामने से एकदम स्पीड में टक्कर मार दिया, एक दूसरे में का बॉडी जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, डीप हो गया, धंस गया, तो उसको बोलेंगे कि गहरा टकराव हुआ है, उसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक हुआ कि दोनों तरफ से आ रहा है तेजी में, ब्रेक मारते मारते नहीं होता है कभी, एकदम आके जस्ट टच किया दोनों रुक गया, तो बोलेंगे वहां एक्सीडेंट क्या है, कमजोर है, यानी बच गया। तो वहां ओवरलैपिंग क्या होगा? कमजोर होगा। तो ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के अंदर चला जाना, ओवरलैप करना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों, तो वही बोले कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये है हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेगा इस तरह से, ये दोनों का सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, ये दोनों डिस्टेंस है, ये सेंटर है, C1 C2। आपको बता दिए कि दोनों हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स होगा, और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बच्चों? मिड में होगा। तो इसीलिए यहाँ से ये डिस्टेंस कोई भी एक सेंटर से, ये जो होगा CR यानी कोवैलेंट रेडियस, किसके बराबर होगा? कोवैलेंट रेडियस। इधर से भी वही चीज है, सेम डिस्टेंस है, ये भी जो डिस्टेंस है किसके बराबर है? कोवैलेंट रेडियस। तो बाउंडेड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चों ये क्यों लिखे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि जनरली एटम में ना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जनरली एटम में जैसे देखिए बॉन्ड होता है सिंगल कोवैलेंट, डबल और ट्रिपल, लेकिन डबल ट्रिपल मैक्सिमम जगह नहीं बनता है। मैक्सिमम क्या बनता है? सिंगल। क्या बनता है? सिंगल। जैसे AH2 हो गया बच्चों, ये क्या बन गया? ये कौन सा मॉलिक्यूल है यार? H2 है। उसी तरह Cl2 के लिए डिफाइन कर सकते हैं,
Br2 के लिए, F2 के लिए, I2 के लिए। कार्बन डायमंड फॉर्म में बच्चों ऐसे रहता है, पढ़िए आगे पढ़ेंगे हम लोग। डायमंड फॉर्म में कार्बन ऐसे रहता है, तो कार्बन इस तरह से, समझ में आ रहा है। कार्बन कार्बन के। सल्फर बच्चों ए सेट के रूप में रहता है, तो सल्फर सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। फॉस्फोरस P4 के रूप में रहता है इस तरह से। स्ट्रक्चर अगर देखना है तो इधर देख लीजिए। फॉस्फोरस, ये आगे पढ़ना है बच्चों। ये फॉस्फोरस का, ये व्हाइट फॉस्फोरस जनरली इसको हम लोग बोलते हैं। फॉस्फोरस ऐसे इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है फॉस्फोरस। 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये इस फॉस्फोरस और इस फॉस्फोरस के बीच है, तो ये हाफ डिस्टेंस यहाँ से रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ से। सल्फर ए सेट आगे पढ़ना है। 2 गो W बना लीजिए सल्फर, और 2 गो W बना लीजिए, और उस W पर बबलू को रख दीजिए, तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर होता है। अब जहाँ जहाँ कॉर्नर है बच्चों वहाँ सल्फर रखिए, अपने आप सल्फर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बड़ा आसान है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर एसेट रूप में रहता है। ये रिंग ये हो गया इस तरह से। तो अब ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहाँ क्या डिफाइंड होगा, कोवैलेंट रेडियस। तो कहने का मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लिखने का मतलब क्या है कि एटम भाई मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल कभी बनाता है। तो कोवैलेंट रेडियस कुछ नहीं है, जब 2 नॉन मेटल, ऐसा नहीं है मेटल मेटल में भी कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल बनाता है। तो जब दो नॉन मेटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, तो चूंकि ये बताए कि होमो एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, तो ये जो हाफ डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। अभी कोवैलेंट रेडियस हुआ पहला प्रकार। अब आइए देखते हैं अगला रेडियस होता है मेटालिक रेडियस। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस तो डिफाइन करना बच्चों वो ही है, डिफिनेशन सेम है। इट इज द वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स इन ए मेटालिक क्रिस्टल। मतलब यहाँ जो होगा मेटालिक क्रिस्टल, तो मेटालिक क्रिस्टल बच्चों मेटल से बनेगा। मेटालिक क्रिस्टल किससे बनेगा, मेटल से। तो अब जरा समझते हैं, जरा मेटल का प्रॉपर्टी जरा समझते हैं बच्चों। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो बनाता है Na++ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई मेटालिक क्रिस्टल है तो उसमें बहुत सारा Na+ होगा। मेटालिक क्रिस्टल है बच्चों, तो उसमें बहुत सारा क्या होगा, Na+ होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल नेचर का होगा, जिस कारण मेटल क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। आप भी जानते हैं मेटल क्या शो करता है, ये सॉलिड स्टेट में होगा। जब भी क्रिस्टल होगा तो आप क्रिस्टल समझते हैं, NaCl नमक, क्रिस्टल तो सॉलिड स्टेट में होगा। तो जब भी कोई सॉलिड स्टेट में मेटल क्रिस्टल होगा तो बच्चों इस रूप में रहेगा। तो होता क्या है कि ये जो पार्ट बचता है ना बच्चों, देखो बॉन्डिंग में भी पढ़ाते हैं, जो वैलेंस सेल को छोड़ के जो बचेगा इनर सेल प्लस न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल। तो मेटल में 2 पार्ट होता है, वैलेंस सेल और प्लस कर्नल। वैलेंस सेल प्लस कर्नल, कर्नल में आएगा न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो हम बोले कि मेटालिक क्रिस्टल जो होगा बच्चों, तो मेटालिक क्रिस्टल में बहुत सारा Na+ होगा, इस तरह से Na+ होगा, Na+ होगा, इस तरह से Na+ होगा, बहुत सारा Na+ होगा, Na+ होगा, Na+ होगा। जरा समझिएगा। और इसी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो चूंकि ये देख रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा, हाई रिपल्सन करेगा, तो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो बीच में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जगह जगह आ जाता है, तो इसके रिपल्सन को कम करता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है। क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन में पोजीशन फिक्स नहीं होगा बच्चों, ये पोजीशन फिक्स नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन तो आप भी जानते हैं मोबाइल नेचर का होगा इस तरह से। तो अब ये जो दो मेटल है बच्चों, ये जो मेटल है आप भी जान रहे हैं, ये ओवरलैपिंग उतना ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा जितना नॉन मेटल ओवरलैपिंग कर रहा था। अरे भाई नॉन मेटल में क्या था, ओवरलैपिंग हो रहा था। ये ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़िएगा तब आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा मेटल के केस में, मेटल के केस में, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। और नॉन मेटल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना बच्चों, ज्यादा होता है किससे, मेटल से। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि भाई आप जानते हैं मेटल किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। नॉन मेटल किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, चाहे शेयरिंग करता है। मतलब नॉन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ मेटल लैटिस बनाए बच्चों, मान लो कि अब हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, चलो ठीक है इस तरह से बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे बनते जाएगा, इस तरह से बनते जाएगा, इस तरह से बनते जाएगा, साइज सेम होगा क्योंकि वो बन नहीं पा रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ जो सेंटर होगा और यहाँ ए सेंटर होगा, ए सेंटर होगा, और ये जो बीच का डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों यही होगा एम आर, यानी क्या, मेटालिक रेडियस, यानी क्या, मेटालिक रेडियस। तो मेटल के केस में बस ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया सोडियम मेटल, ये हो गया सोडियम मेटल, ये दोनों सोडियम मेटल हो गया, सोडियम हो गया, ये लाइटिस हो गया, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहां से और ये डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, मेटालिक रेडियस, एम आर क्या हो गया, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस मेटल क्रिस्टल में मिलेगा, किस में मिलेगा, मेटल क्रिस्टल में। तो क्लियर हुआ, यहां ओवरलैपिंग कमजोर होगा बच्चों, क्या होगा, कमजोर होगा। सी नंबर मेटालिक क्रिस्टल, आज जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये आगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सी मतलब क्या होता है बच्चों, समुंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन का इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के समुंदर में क्या पड़ा है, सोडियम मेटल। इलेक्ट्रॉन के समुंदर में क्या पड़ा है, सोडियम एटम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर है। आइए जरा देखते हैं वंडरवाल रेडियस, उसके बाद इसको मिटाकर तब कहीं आइए देख लेते हैं, यहीं पर स्पेस तो है, ये है। सी होता है बच्चों भांडर वाल, WAALS, भांडरवाल्स रेडियस, भांडरवाल्स रेडियस। पॉज करके बच्चों लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा होगा। भांडरवाल रेडियस, भांडरवाल साइंटिस्ट का नाम है भांडरवाल रेडियस। देखिए बच्चों इसको समझते हैं, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए एक मॉलिक्यूल है, यह एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों, Cl2, और एक Cl2 और मॉलिक्यूल है, एक और Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है। अब इस Cl2 का ये एटम और इस Cl2 का ये दोनों एडजेसेंट एटम, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, और इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो हाफ डिस्टेंस होगा यही होगा VR, यानी भंडरवाल रेडियस। यही लिखा गया है कि इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई of two adjacent atom, center of two nuclei of two adjacent atoms of two
नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ ए सेम कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट। लिखते इसलिए लिख लेते हैं बच्चों क्योंकि आप जानते हैं कि लिखेंगे तो उस क्या बोलते हैं वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हम लोग मोबाइल से बनाते हैं तो इसलिए हम लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको यही कारण है कि डिफिनीशन हम पॉज करके लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि बच्चों दो मॉलिक्यूल है, कोई भी दो मॉलिक्यूल है एक ही कंपाउंड का, जैसे Cl2 तो Cl2, Br2 तो 2Br2, और वो सॉलिड स्टेट में है तो उस दो मॉलिक्यूल का जो दो नियरेस्ट नेबर होगा, पड़ोसी, उसके दो एडजेसेंट एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियस। यानी एक चीज देख रहे हैं बच्चों, वैन डर वाल रेडियस में ये जो एटम है एक दूसरे से अलग है, आइसोलेट है, यानी कंबाइंड नहीं है। ये जो एटम जैसे मेटालिक में टच किया, हल्का टच किया, मेटालिक में थोड़ा ओवरलैपिंग भी होता है। देखिए नॉन मेटल में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मेटल के बीच भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कमजोर होगा लेकिन पॉसिबल है। लेकिन अब दो मॉलिक्यूल है तो वो दो मॉलिक्यूल तो बच्चों ये समझाए थे बॉन्डिंग में, ये लेक्चर डाला हुआ है कि ये पहले से जोड़ा लगा हुआ है, शादीशुदा, ये पहले से जोड़ा लगा हुआ है। तो अगर इसमें का एक जोड़ा और इसमें का एक जोड़ा अट्रैक्शन होगा तो वो कम अट्रैक्शन होगा बच्चों, इसी को तो वीक फोर्स बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स। अब वहीं से आया है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या है, आप पहले से जोड़ा लगाए हैं, आप फिर किसी नया को देखकर अट्रैक्शन हो रहा है तो मन में ख्याल आएगा ना कि मेरा तो पेयरिंग हो चुका है, तो अब कैसे जोड़ा लगाइएगा, तो अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा आपका, टूट जाएगा। तो वैन डर वाल फोर्स वीक फोर्स होता है, तो यही है कि इसीलिए इसको वैन डर वाल रेडियस। अब एक चीज यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चों, इनर्ट गैस, कौन गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस तो फ्री होता है, इनर्ट गैस तो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी इनर्ट गैस के लिए कौन रेडियस डिफाइंड होगा बच्चों, वैन डर वाल। कौन होगा, वैन डर वाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको नोट में, फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेज वैन डर वाल, ओहो वैन डर वाल लिखना है, वैन डर वाल, वैन डर वाल रेडियस इज ओनली डिफाइंड। इनर्ट गैस के लिए बच्चों कौन रेडियस डिफाइंड होगा, वैन डर वाल। क्लियर है। तो वैन डर वाल में दो एटम एक दूसरे से दूरी पर है, मेटालिक में टच कर रहा है, और जबकि कोवैलेंट में क्या बताए थे बच्चों, बताओ कोवैलेंट में क्या हुआ था, ये ओवरलैप कर रहा था। तो ओवरलैप हो रहा है तो बच्चों ये दोनों सेंटर नजदीक ना आ रहा है। क्लियर, देखो ये ओवरलैपिंग हुआ तो ये दूसरे में प्रवेश कर गया, घुस गया, तो ये सेंटर नजदीक आया, ये टच किया तो इस दूरी पर है, और ये टच नहीं किया तो सबसे ज्यादा दूरी है। कहने का मतलब क्या बच्चों, कि अगर पूछा जाए ऑर्डर, ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन रेडियस, वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक, और सबसे छोटा कोवैलेंट। तो एक क्लियर होना चाहिए, हुआ कि नहीं, हुआ क्या हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ए ओवरलैप कर गया तो एक दूसरे में अंदर चला गया, ए टच कर रहा है तो सेंटर दूर है, ये टच नहीं कर रहा, बोल रहा ना हम तो ना टच करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, ये टच कैसे करेगा बच्चों, ये तो पहले ही से टच टच खेल रहा है, तो अब दूसरे को टच करेगा तो लात जूता खाएगा, घरों वाला पीटेगा, बाहर वाला भी। तो ये टच नहीं कर रहा है तो ये दूर है, तो ये सेंटर एक दूसरे से दूर है, तो क्या है, ये डिस्टेंस भी दूर है, हाफ डिस्टेंस भी दूर होगा, दोनों सेंटर दूर होगा तो उसका आधा दूरी होगा, वो भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा उसका लंबाई। तो सबसे बड़ा कौन, वैन डर वाल, तब मेटालिक, तब क्या, कोवैलेंट। अब देखिए बच्चों, इनर्ट गैस के लिए कौन सा डिफाइन हो रहा है, केवल वैन डर वाल रेडियस, याद रखेंगे। कोवैलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइन होगा,
नॉन मेटल। अब मेटल के लिए भी डिफाइन हो सकता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो बच्चों यहाँ से ध्यान देना है कि जनरली ऐसे तो ये जो कोवैलेंट रेडियस है ये नॉन मेटल के लिए डिफाइन होगा, किसके लिए होगा, नॉन मेटल, और मेटल के लिए भी हो सकता है, ये मेटल के लिए भी डिफाइन होगा, मेटल के लिए भी होगा। और कोवैलेंट रेडियस नॉन मेटल मेटल, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। मेटालिक रेडियस बच्चों, मेटालिक रेडियस मेटल के लिए डिफाइन हो रहा है, किसके लिए डिफाइन हो रहा है, मेटल के लिए। वंडरवाल रेडियस में क्या आ रहा है बच्चों, इनर्ट गैस आ रहा है, इनर्ट गैस आ रहा है, और क्या आ रहा है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए भी देखिए वो दो नॉन मेटल लिए है ना, तो नॉन मेटल के लिए भी डिफाइन है। तो ये ध्यान रखना है, एक खास इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे रेडियस डिफाइन हो रहा है, वंडरवाल, मेटालिक, कोवैलेंट, इस तरह का रेडियस है। अब आइए कुछ और आगे पढ़ते हैं इसमें हम लोग। फैक्टर से इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस किस केस में इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। ऐसे तो प्रॉब्लम के माध्यम से इसको करेंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन कुछ फैक्टर तो देखिए, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, समझाए थे बच्चों। जेड स्टार ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के नज़दीक लाएगा, तो बाउंड्री क्या होगा, छोटा होगा। जरा समझिए यहाँ पर कि मान लिया जाए ये इस तरह से न्यूक्लियस है, जेड स्टार इसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको जितना अंदर खींच के लाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी है यहाँ और इस इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ अंदर लाया, तो इसके लिए बाउंड्री तो ये डिफाइन होगा, एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री, फिक्स तो नहीं होगा लेकिन हाइपोथेटिकल बाउंड्री। तो यानी जेड स्टार ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी साइज क्या होगा, कम होगा। तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली, देखिए एटॉमिक रेडियस शॉर्ट में यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल या वैल्यू ऑफ एन। एन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन का वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा सेकेंड पॉइंट को यहाँ समझते हैं, यहाँ सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। जरा देखो, ये है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद ये हाइड्रोजन एटम है। लिथियम एटम को अगर देखो तो लिथियम ए न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो देखो ना 1 2, यहाँ 1 सेल। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए जरा कि यहाँ एक सेल है, यहाँ क्या है 1 2 सेल, तो सेल नंबर बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, कहने का मतलब ये। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला चीज है, ये गलती हो जाता है। बहुत लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ऐसे लिखना है नहीं। दिस इज ओनली ट्रू फॉर ए पार्टिकुलर ग्रुप बच्चों, ये किसके लिए है, केवल एक ग्रुप के लिए ही सही है कि अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, चाहे वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये कहना कब सही है, जब वह एलिमेंट जो जो जिसका कंसीडर कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट लिए हैं एटम, वो एक किसका हो, पार्टिकुलर ग्रुप का हो। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट, देखिए बच्चों ये वाला पॉइंट 12th में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कोई एसएससी में होता है सिंपल क्यूबिक, कोई बीसीसी में होता है, कोई एफसीसी में। तो 12th वाला तो इस बात को समझेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो समझिएगा, सॉलिड स्टेट में तक क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ रेडियस का रिलेशन अलग अलग आता है, तो इस पॉइंट को भी। एक चौथा पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसमें, नेचर ऑफ बॉन्ड, क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो चूंकि सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लेंथ क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो ए ऑर्डर होगा, ए होगा। ये बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्डिंग में भी इसको पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होगा, डबल से डबल का ज़्यादा होगा, ट्रिपल से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जा रहे हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ टोटल 6, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो इस केस में एटॉमिक रेडियस ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं बच्चों, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे आपको, हम क्या पढ़ाए थे, शील्डिंग इफेक्ट, और क्या पढ़ाए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाए थे ना। तो जरा उसमें से थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का एक लेक्चर और होगा और उसमें खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा 2 मिनट का काम है, इसको यहीं पर कर लेते हैं, तो अगला लेक्चर में सवाल होगा तो अच्छा रहेगा। आयनिक रेडियस भी होता है बच्चों, घबराना ही, उसको भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ए अगर मेरा न्यूक्लियस है, ए है न्यूक्लियस, एन बराबर 1 मान लेते हैं, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, मतलब इसको nth सेल मान लेते हैं ऐसे। तो एन -1 होगा, एन -2 होगा। एन है क्या बच्चों, सेल नंबर, ए है सेल नंबर, एन सेल नंबर। तो चाहे ऐसे समझो, ऐसे समझो, एस पी डी और लास्ट में क्या आता है बच्चों, एफ, ऐसे समझो। अब समझो ना, न्यूक्लियस से नजदीक कौन है, एस, उसके बाद कौन है, पी। जैसे देखते हैं कहीं कहीं रोड पर बैठ जाता है कोई जादूगर वाला, चाहे कुछ दिखाता है, चाहे कहीं कुछ होते रहता है, तो जो उसके नजदीक होता है पहले से, तो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, क्या करता है, चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेता है। अब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको नहीं दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा पीछे चला जाता है, वो थोड़ा क्या होता है, पीछे चला जाता है, कुछ ऐसे करके देखता है, तब उसको क्या करता है, दिखाई देता है। क्लियर हुआ? ये स्वाभाविक है, जनरल चीज है कि एक बीच में कोई बैठा हुआ, उसको राउंड बना के सब नजदीक वाला घेरले है, तो जो पीछे वाला आएगा उसको वहां से नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा दूरी पर चल जाता है, ऐसे पैर उठा के चाहे हल्का सा ऊंचे जगह पर देखता है। कहने का मतलब क्या है, जो नजदीक है वो ज्यादा घेरेगा और जो दूर है वो कम घेरेगा। तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन है, एस और पी है, इसको हटा दीजिए, इसको अभी कोई जरूरत नहीं, एस पी डी एफ है। तो नजदीक है तो इसको ज्यादा सराउंड करेगा, तो एस, तो इसीलिए बोला जाता है इसका होगा गुड शील्डिंग इफेक्ट, गुड शील्डिंग इफेक्ट, इसका क्या होगा, गुड शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा सो पुअर जेड स्टार। अगर शील्डिंग इफेक्ट, अगर इसको घेर लिया तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन खींचने का, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को ये कैसे खींचेगा, ये आगे पर्दा का काम कर दिया, ये इसको घेर रहा है, ये इसको घेर रहा है, तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच पाएगा। लेकिन ये दूर है तो ये कम घेरेगा, तो इसका क्या बोलिएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यानी डी और एफ का बच्चों, डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, पुअर, सो हाई जेड स्टार। तो इस केस में जेड स्टार, जेड स्टार व्हाट इज जेड स्टार, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर शील्डिंग अच्छा होगा, जिस ऑर्बिटल का, चाहे सबसेल बोलो, जिस सबसेल का शील्डिंग अच्छा होगा, तो उस केस में न्यूक्लियर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खींचने का। और जहां शील्डिंग पुअर होगा तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको धक्का से नीचे अंदर खींच लाएगा, और अंदर खींचेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा।
तो ये आगे हम लोग सवाल में यूज करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये ध्यान रहना चाहिए क्या कि किसका शील्डिंग स्ट्रांग होता है और किसका शील्डिंग पुअर। आज जो भी एप्लीकेशन पढ़े हैं बच्चों, आज तो ज़्यादा बस डिफिनीशन बताए हैं भांडरवाल कोवैलेंट और मेटालिक रेडियस का, और ये हल्का सा ये है। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो प्रॉब्लम के माध्यम से सारा पॉइंट समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बार बार बोलते हैं सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए। जय हिंद।